प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 12 के लिए जो टॉपिक रिवीजन करने जा रहे हैं वो है वैद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? आप चार्ज अच्छे से समझ गए थे। और चार्ज, जब दो चार्ज आपस में एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे जाते हैं तो उन पर क्या लगता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आकर्षण का और प्रतिकर्षण का दोनों ही हो सकता है अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ चार्ज, कि वो दोनों चार्ज किस प्रकृति के हैं। धनात्मक हैं दोनों तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा, और अगर दोनों विपरीत आवेश हैं, एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो उनके बीच में क्या लगेगा? अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। ये हम जानते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम जानते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं वैद्युत क्षेत्र क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। कोई भी चार्ज सपोज ये आपके पास प्लस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है। इस चार्ज के चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र जरूर होगा जहां तक इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहा होगा। यानी जहां अगर इसके चारों ओर कोई क्षेत्र ऐसा जरूर है, सपोज ये रीजन हो गया आपके पास, ये रीजन हो गया। इस रीजन में अगर हम कोई दूसरा चार्ज लाते हैं तो वो बल का अनुभव करेगा। ठीक है, जो दूसरा चार्ज हम ला रहे हैं उसको कहा जाता है टेस्ट चार्ज। उसको क्या कहा जाता है? टेस्ट चार्ज। और जनरली टेस्ट चार्ज क्या होते हैं? धनात्मक होते हैं। सपोज कोई प्लस क्यू जीरो चार्ज हमारे पास है। सपोज क्या है हमारे पास? प्लस क्यू जीरो चार्ज। इस चार्ज को हम एक निश्चित क्षेत्र जो इसका है, जहां पर ये वाला चार्ज क्या करेगा? बल का अनुभव करेगा। सपोज मैं यहां पर ला दी इसको, ठीक है, इसको यहां पर लाएगी। अब क्या होगा? इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। ये इसको क्या करना शुरू कर देगा? रिपेल करना शुरू कर देगा। तो किसी भी चार्ज के चारों ओर का वो क्षेत्र जहां पर दूसरा परीक्षण आवेश, दूसरा चार्ज, टेस्ट चार्ज बल का अनुभव करे, वो क्षेत्र कहलाता है वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और यहां क्या होगा? जो आपके पास जिस चार्ज का ये प्रभाव है, ये इसका प्रभाव तो है, इसका इफेक्ट है, इसका एरिया है, इतना स्पेस ये क्या कर रहा है? दूसरे के लिए अट्रैक्शन या रिपल्शन का दे रहा है। तो इसको कहा जाता है सोर्स चार्ज। इसको क्या कहा जाता है? सोर्स चार्ज। और ये वाला जो चार्ज जो अनुभव कर रहा है, जो फील कर रहा है उस फोर्स को, उसको कहा जाता है टेस्ट चार्ज। उसको क्या कहा जाएगा? टेस्ट चार्ज। ठीक है, उसको टेस्ट चार्ज कहा जाएगा। यानी कोई भी चार्ज के चारों ओर का क्षेत्र जरूर होगा, है ना। जैसे ये आपके पास चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, ये इसका क्षेत्र हो गया। ऐसे आप इसको फील कर सकते हैं। ठीक है, कि जहां पर क्या है, अब दूसरा चार्ज यहाँ इसके बाउंड्रीज पर या इसके अंदर आने पर क्या करेगा? उस फोर्स को फील करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को फील करेगा। वो फोर्स दोनों ही तरह का हो सकता है। अगर आपके पास चार्ज आप जो अंदर ला रहे हैं वो धनात्मक है तो रिपल्सन होगा। अगर वो ऋणात्मक है, सपोज अगर ये धनात्मक चार्ज के कारण अगर वो ऋणात्मक है, जो चार्ज हम ला रहे हैं, तो यहाँ क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ठीक है, अब ये कैसी राशि है? वैद्युत क्षेत्र जो है वो सदिश राशि है। यानी हमारे पास वैद्युत क्षेत्र को दिखाने के लिए हमारे पास इसका परिमाण जो लिखा जाता है वो ई से व्यक्त किया जाता है। और ई क्या है? ये जो टेस्ट चार्ज अनुभव कर रहा है, एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है वो क्या कहलाता है? उसका वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ई इसकी तीव्रता, इसको या इसकी स्ट्रेंथ, इसका मैग्नीट्यूड हम कह सकते हैं, वो क्या है? E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू जीरो। अगर आप क्यू जीरो को 1 कूलाम ले लें, क्यू जीरो को क्या ले लें? 1 कूलाम ले लें धनात्मक, तो आपके पास E इक्वल टू क्या आ जाएगा? E इक्वल टू क्या आ जाएगा? F आ जाएगा। यानी वैद्युत क्षेत्र क्या हो गया? वहां पर एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव कर रहा है, इस सोर्स चार्ज के प्रभाव में आने पर वो क्या कहलाएगा? उसका वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा। ठीक है, ये हमारे पास ये कैसी राशि हो गई? वैद्युत क्षेत्र। ई कैसी राशि हो गई? सदिश राशि है। ठीक है, इसके पास सदिश है, वेक्टर राशि है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके पास परिमाण भी होगा और दिशा भी होगी। ठीक है, परिमाण अभी निकालते हैं हम, कैसे, किस फॉर्मूले से निकाला जाएगा? वो ये क्या है? E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू जीरो से। और इसकी दिशा क्या होगी? वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी? जिस बल को वो अनुभव कर रहा है
टेस्ट चार्ज उसकी दिशा जो होगी, यानी अनुभव किए गए बल की दिशा ही वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। क्लियर? ये आपके पास इसकी दिशा होगी। अब इसकी यूनिट देखिए, यूनिट कैसे है? यूनिट क्या है? F/Q0 है, क्योंकि F क्या हो गया? न्यूटन पर कूलम या न्यूटन कूलम की पावर -1। ये इसकी यूनिट हो गई है आपके पास Nc-1। ठीक, और इसकी विमा देखिए, इसकी डायमेंशन निकालिए। डायमेंशन क्या हो गई? डायमेंशन हो गई इसकी बल की विमा mL/T-2 अपॉन क्यू की विमा, चार्ज की विमा क्या होती? AT। जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसकी विमा आ जाएगी हमारे पास mL/T-2 और T एक और चली गई तो T-3A-1। ये क्या हो गई? इसकी विमा हो गई। तो वैद्युत क्षेत्र कैसी राशि है? सदिश राशि है। इसकी दिशा वही होती है जो अनुभव किए टेस्ट चार्ज द्वारा अनुभव किए गए बल की दिशा होती है। यूनिट हो गई इसकी न्यूटन पर कूलम और डायमेंशन हो गई इसकी mL/T-3A-1। ये क्या है? इसकी विमा हो गई। अब देखिए हमारे पास हम कह रहे हैं कि टेस्ट चार्ज क्या कर रहा है? बल का अनुभव कर रहा है। तो वो कितने बल का अनुभव करता है? कोई बिंदु आवेश अगर किसी पॉइंट पर रखा है, उसके वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखा है, तो वो कितने बल का अनुभव करेगा? तो आपके पास जो दूसरा टॉपिक हो गया इसी में, वो हो गया इंटेंसिटी। इसकी स्ट्रेंथ को इंटेंसिटी से व्यक्त किया जाता है। ई जो है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी उसको कहते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। तो हमने निकालना है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारे पास जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। हमने ये निकालना है कि हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज है, ठीक है, वो किसी बिंदु पर रखा गया, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा गया। वैद्युत क्षेत्र किसका? सोर्स चार्ज का वैद्युत क्षेत्र। वहां पर हमने कोई टेस्ट चार्ज लाके रख दिया। अब वो कितने बल का अनुभव कर रहा है और अगर हम उसको एकांक मान लेते हैं तो उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी? आपके पास जो फॉर्मूला है वो क्या कह रहा है? सपोज ये कोई क्या है? सोर्स चार्ज है Q, और इसका जो रीजन है, इस रीजन में हमने सपोज ये इसका कोई रीजन है जहां पर कोई बिंदु P है और यहाँ पर इस P बिंदु पर आपने रखा है Q0। परीक्षण आवेश कैसा होता है? सदैव धनात्मक माना जाता है, ठीक है। इस Q के कारण इसका एक वैद्युत क्षेत्र है जहां पर हमने एक पॉइंट P ले लिया, उस P पॉइंट पर हम टेस्ट चार्ज को लाके रख दिया। अब ये कितना बल अनुभव कर रहा है वो हमने क्या निकालना है? सपोज इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो r है। ये सपोज आपके पास O पॉइंट है और ये क्या है? आपके पास r दूरी पर है, तो इनके बीच क्या लगेगा? हम क्या कह रहे हैं? रिपल्सिव फोर्स होगा। अगर ये धनात्मक आवेश है तो ये क्या होगा? इनके बीच रिपल्सिव फोर्स होगा। वो फोर्स कितना होगा? जिसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कहते हैं, यानी उसको हम कूलम बल का जो फॉर्मूला है उससे निकाल सकते हैं। तो हमारे पास F जो हो गया यहाँ पर हमें इस P बिंदु पर तीव्रता निकालनी है, इंटेंसिटी निकालनी है। तो F कितना हो गया? कूलम का जो बल है वो क्या कहते हैं? 1 अगर वो एयर में रखे हैं, सपोज ये एयर में रखा है तो कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q दिस चार्ज, Q1 Q2 होता है, Q0 अपॉन r²। ये हो गया आपके पास F। अब हमने क्या निकालना है? इस बिंदु पर इंटेंसिटी निकालनी। E इज इक्वल टू होता है हमारे पास F अपॉन Q0। F का मान रख दीजिए, ठीक है। तो
तो आपके पास हो गया 1/4πε0 Q0 अपॉन r²/Q0। ठीक है, Q0 से Q0 कैंसिल आउट। आपके पास क्या आ गया, E इज इक्वल टू, आपके पास आ गया E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। ये हो गई बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी हम इस फॉर्मूले को फिर हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। देखो कूलाम के पद में Q0 होता है, क्योंकि वहां पर आपके पास एकांक धनावेश या जो भी धनावेश रखा है उसके कारण वो कैंसिल आउट हो गया परीक्षण आवेश। तो हमारे पास क्या आ गया, केवल एक ही चार्ज यहाँ पर रह गया, सोर्स चार्ज, और उसकी इंटेंसिटी हमने यहाँ पर निकाल दी। ये हमारे पास क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। इसी में एक छोटा टॉपिक और आता है, वैद्युत बल रेखाएं। इसी में इसको भी यहाँ पर समाप्त कर देते हैं इसी के साथ। वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं, या इसको कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, पहले तो आप इसको समझिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है। हम क्या कह रहे हैं कि अगर किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी चार्ज के कारण जो उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र है उसमें किसी एकांक धनावेश को स्वतंत्र छोड़ दें, तो उसका जो पथ होगा, उस बल के कारण उसका कोई पथ होगा, वही क्या है, काल्पनिक रूप से वक्र रेखाओं या सीधी रेखाओं के द्वारा दिखाया जाता है ना। किसी स्वतंत्र आवेश को हम ये मान लें कि वो क्या है, उस वैद्युत क्षेत्र में विचरण करने के लिए स्वतंत्र है, तो वो एक पथ का अनुसरण करेगा, किसी बल के कारण क्या करेगा, एक पथ का अनुसरण करेगा, और उनको दिखाने का तरीका है वैद्युत बल रेखाएं। ये इमेजिनरी लाइन्स हैं, काल्पनिक रेखाएं, काल्पनिक वक्र रेखाएं हैं, सीधी रेखाएं भी हो सकती हैं, है ना। ये कैसी हैं, काल्पनिक रेखाएं। जैसे आप पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, सपोज ये ऐसी ही, देखो कैसे इनको खींचा जाता है। ये +2 चार्ज है, इस Q चार्ज के कारण जो इसकी बल रेखाएं मैं खींचूंगी वो कैसी होंगी, उनकी दिशा हमेशा बाहर की तरफ होगी। जो भी रेखाएं हम खींचेंगे उनकी दिशा क्या होगी, रेडियली आउटवर्ड्स, त्रिज्य रूप से बाहर की ओर। देखो ठीक है, अच्छा क्यों होगी, क्योंकि जो भी टेस्ट चार्ज होगा वो धनात्मक होगा, उसमें क्या लगेगा, वो उसको धकेलेगा, रिपल्सिव फोर्स होगा। इसके कारण क्या होंगी, ये कैसी हैं, धन से दूर जाती हुई है, धन से दूर जाती हुई रेडियली आउटवर्ड्स ही जा रही है। ठीक है, ऐसे ही जो आपके पास माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज है, अगर ये माइनस चार्ज है, इस माइनस चार्ज के कारण जो रेखाएं होंगी उनका जो डायरेक्शन होगा, क्योंकि अट्रैक्शन का होगा, उनका डायरेक्शन क्या होगा, सबका रेडियली इनवर्ड्स होगा। ठीक है, यानी ऋण की ओर आती है। ये कैसी लाइन्स हैं, वैद्युत बल रेखाएं क्या हैं, वैद्युत बल रेखाएं वे रेखाएं हैं जहां पर हम स्पर्श रेखा खींच दें ना उसके किसी बिंदु पर, तो वो क्या दिखाएगा, स्पर्श रेखा क्या दिखाती है, वहां पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को दिखाएगी। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जो वैद्युत बल रेखाएं, ये इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट गुण भी है। वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो धन से दूर जाती हुई होती हैं और ऋण की ओर आती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इनकी प्रॉपर्टीज भी है। तो जो फील्ड लाइंस हैं वो जनरली क्या दिखाती हैं, वे फील्ड लाइंस के अगर किसी बिंदु पर, काल्पनिक रेखा के किसी बिंदु पर अगर हम स्पर्श रेखा खींच दें तो वो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को दिखाते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब इसकी प्रॉपर्टीज हम समझ लेते हैं, है ना। प्रॉपर्टीज क्या हो गई, प्रॉपर्टीज अभी आपने एक प्रॉपर्टी यहाँ पर देखी, एक प्रॉपर्टी क्या देखी कि ये क्या है, धन से दूर जाती हुई, दूर जाती हुई, ठीक है, और धन आवेश से दूर जाती हुई और ऋण आवेश की ओर होती है। ठीक है, एक प्रॉपर्टी इनकी ये है। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी इनकी क्या है, ये
ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि दो बल रेखाएं काल्पनिक वक्र रेखाएं हैं, ऐसा कभी नहीं होगा कि दो बल रेखाएं क्या होंगी आपस में काट लें। एक बल रेखा ये जा रही है, ये अंदर को आ रही है और ये आपस में काट रही। दो बल रेखाएं कभी भी, वैद्युत बल रेखाएं कभी भी आपस में नहीं काट सकती, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, किसी बिंदु पर अगर इसमें स्पर्श रेखा खींचे तो इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी, इधर खींचे तो इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी। इस बिंदु पर जो इनका क्या है, जो इनका मिलन केंद्र है, जहां पर ये मिल रही हैं, वहां पर क्या होगा, उस बिंदु पर वैद्युत बल क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएंगी, जो कि क्या है, इम्पॉसिबल है। यानी दो वैद्युत बल रेखाएं, दो बल रेखाएं या वैद्युत बल रेखाएं आपस में नहीं काटती, रेखाएं आपस में नहीं काटती। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, क्यों नहीं काटती है, ये हमने कारण बता दिया है कि उस बिंदु पर जहां पर उनका मीटिंग पॉइंट होगा, वहां पर क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएंगी और एक ही बिंदु पर दो दिशाएं संभव नहीं। तीसरी जो बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है कि हम क्या कह रहे हैं कि ये कैसे दिखाई जाएंगे। देखो, हम कह रहे हैं धन से दूर जाती, सपोज यहाँ पर एक प्लस चार्ज है और यहाँ पर एक माइनस चार्ज, ठीक है, ये प्लस चार्ज, तो इसमें वैद्युत बल रेखाएं कैसी होंगी, ऐसी भी हो सकती है इसकी दिशा, धन से दूर जाती हुई इसकी ओर आती हुई, या अगर हम निष्कोण वक्र के रूप में खींचें तो ऐसी हो जाएंगी। ठीक है, इनकी दिशा ये हो गई। धन से दूर जा रही है, आपके पास ऐसी हो जाएंगी, बल रेखाएं कैसी हो जाएंगी, ऐसी। यहाँ ऋण है तो इसकी ओर आती हुई है, यहाँ पे निशान हमने, यहाँ दूर जा रही है तो ये ऐसे इन पे निशान। ठीक है, ये है वैद्युत बल रेखा, धन से ऋण की ओर जाती है और ऋण की तरफ आती है और धन से दूर जाती है, हम उसको ऐसे, ये क्या है, ये किसी वैद्युत क्षेत्र को दिखाने का, दर्शाने का तरीका है कि उसकी स्ट्रेंथ कैसे है, इस बिंदु पर कैसे। माना मुझे यहाँ पर दिशा ज्ञात करनी है वैद्युत क्षेत्र की, इस बिंदु पर करनी है, तो मैं क्या करूंगी, इस काल्पनिक पथ पे यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींच दूंगी, स्पर्श रेखा खींच दी तो इस पॉइंट पर क्या हो गई, वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये हो गई, है ना। तो इस तरह से वैद्युत बल रेखाएं क्या है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करने के लिए काल्पनिक हमारे पास रेखाएं हैं। ये एक तरीका है कि ये इमेजिनेशन की जाती है, ऐसा कुछ पथ होगा अगर हम एकांक धनावेश को वैद्युत क्षेत्र में गति करने के लिए स्वतंत्र कर दें तो वो इस तरह से क्या करेगा, गति करेगा। ठीक है, अच्छा एक और बात, जहां पर बल रेखाओं की संख्या ज्यादा है, जिस बिंदु पर, वहां पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, प्रबल होगा। जैसे देखो यहाँ पर बल रेखाएं घनी घनी है और यहाँ बीच में क्या है, बीच में दूर दूर है, तो यहाँ पर क्या है, प्रबल वैद्युत क्षेत्र होगा, और जहां पर दूर दूर है बल रेखाएं, एक दूसरे से दूर दूर है, तो वहां पर क्या होगा, दुर्बल क्षेत्र, वहां पर क्या होगा, दुर्बल होगा वैद्युत क्षेत्र। इसका मतलब कि घनी संख्याएं उसकी तीव्रता को दिखा रही है, उसकी स्ट्रेंथ को दिखा रही है। दूसरी और बात कि देखो ये लंबाई में, देखो ये लंबाई में सिकुड़ रही है, ये लंबाई में क्या हो रही है, सिकुड़ती है। वैद्युत बल रेखाएं, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट जो है वो लिख सकते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं क्या है, लंबाई में कॉन्ट्रैक्ट होती है। देखो ये क्या है, पहले फैल रही है और फिर क्या हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। इसलिए होता है क्योंकि ये क्या है, आकर्षण बल के कारण क्या हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो क्या है, वैद्युत बल रेखाओं की सहायता से हम आसानी से वैद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन अक्सर परीक्षा में आपके पास आता है कि वैद्युत बल रेखाओं की कुछ गुण बताइए, कुछ प्रॉपर्टीज बताइए। तो आपके पास बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज हैं, आप उसको इमेजिन कीजिए, कैसे उनकी दिशाओं को हम कैसे दिखाते हैं। ठीक है, क्षेत्र की दिशा कैसी होती है, धन से दूर जाती है, तो आप उसको फिगर वाइज भी उसको आराम से दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने आज क्या क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी राशि होती है, उसकी यूनिट विमा के साथ हमने पढ़ा पॉइंट चार्ज के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, ये आज हमने पढ़ा। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉसेस थ्योरम। तो आज के लिए, और डाइपोल क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, ये हम नेक्स्ट डे इसको रिवाइज करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।